अब उगाया है तो वो कहाँ बेचेगा उसको? फिर उसको लगता है मैंने इतने मुश्किल से उगाया, इसको मैं आम मंडी में नहीं बेचना चाहता तो कहाँ बेचेगा, तो उसको लगता है नहीं मैं यही कर लेता हूँ। तो हर मोड़ पे किसान को ये दिक्कतें आती है, रास्ता कठिन है। हाँ। क्योंकि एक तो मैंने जैसे बोला ये बहुत शुरुआत है इंडिया में। मेन बात ये है कि किसी भी हालत में हमें ये अपनाना है, क्योंकि इसी में हमारे कंट्री का हेल्थ एंड वेल्थ एक्चुअली है। ये फार्मिंग के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। हम गए मार्केट में, हम बीज लेके आए, फिर मैं और रिसर्च किया और मैंने बोला हम ऑर्गेनिक करेंगे, हम इसमें कोई केमिकल नहीं, इतना मुझे पहले दिन से मेरा इतना तो क्लियर था। सो हम उसको ले गए मंडी एंड हमें इतने मूली के लिए हमें मिला 2500 रुपीज। उस दिन मुझे पता चला, नहीं 15 बीघा नहीं, 3 बीघा। ओके। उस दिन मुझे पता चला, फर्स्ट लेसन था कि व्हाट द फार्मर, किसान के ऊपर क्या बीतती है, क्या उनको प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला इतना मेहनत, इतने के बाद इतना वेट। नागपुर से एक बहुत बढ़िया जुगाड़ू सिस्टम हम लाए, वो है सबमर्सिबल में गियर बॉक्स डाल के वो कोलू बनाना। हमने कोलू बनवाया है, यस, एंड उससे बैल कोलू ही चलाता है, लेकिन वो गियर बॉक्स की वजह से वो उसी स्पीड पे चल रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। इट्स अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस। वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो उसमें बुल भी यूज हो रहा है, और जिस वजह से बुल खत्म हुआ उस काम में, बिकॉज वो स्लो था, वो भी सॉल्यूशन मिल गया। तो वो हम एक छोटा प्रोजेक्ट, फिर हमारे बुग्गी है और बैलगाड़ी है। हमारे छोटे छोटे कामों के लिए हम अपना बैल को ही इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये सब हमारा हक है, खत्म कर देंगे। यस, और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे सारा वातावरण खत्म हो रहा है और अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा नहीं पा रहे। हम 40 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं, वो 40 एकड़ का मिट्टी सुधार उनके ही गोबर से हो रहा है। हमें मिट्टी से कोई लेना देना नहीं, हमें गाय से कोई लेना देना नहीं, तो हमें सिर्फ इतना लेना देना कि हमें क्या मिलेगा, मोनेटाइजेशन कितना है। तो इस स्वार्थ की वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। आई फील किसान आल्सो हैज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर वो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, उसको सोचना है कि बिजनेस कैसे करें। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ने खेती छोड़ दी, कोई और प्रोफेशन का वैल्यू नहीं। अगर आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए, तो कुछ और प्रोफेशन सीख के या करके कोई फायदा नहीं। तो इनको कोई और भी छोड़ सकता है कुछ भी, इनको अपना खेत नहीं छोड़ना, राइट। हमारे खास पॉडकास्ट अन्न क्षेत्र का ये एपिसोड टेलीकास्ट हो रहा है बुलंदशहर से। बुलंदशहर में एक गांव है ताजपुर, और इस गांव में अपनी तरह का एक अलग इको विलेज शुरू हो चुका है। उसे हम कवर करने यहाँ आए हैं और बात करने वाले हैं अपर्णा राजगोपाल से, जो इस इको विलेज को यहाँ पर बनाने के बाद एक ऐसा मॉडल सामने ला रही हैं जिसे आप अक्सर गूगल पे सर्च करते होंगे, जिसे कहा जाता है सस्टेनेबल फार्मिंग। तो गूगल पर अक्सर सर्च करके मुझे नहीं पता कितना आपको उसकी परिभाषा समझ आई होगी कि क्या होती है सस्टेनेबल फार्मिंग, लेकिन यहाँ आके मैंने ना सिर्फ देखा बल्कि समझा कि आखिर में सस्टेनेबल फार्मिंग क्या होती है, और वो जो हम खेती किसानी की बातें करते हैं उनसे कितनी अलग हटके है, और सिर्फ किसान उसका हिस्सा नहीं हो सकते, हम और आप जैसा कोई भी इंसान उस सस्टेनेबल फार्मिंग का हिस्सा हो सकता है। और इसी इनिशिएटिव के साथ इन्होंने नींव रखी बीजोम की। क्या कहानी है, कैसे एक वकील से एक किसान और फिर सस्टेनेबल फार्मिंग की एक नई पहचान के रूप में अपर्णा राजगोपाल आज चर्चा का विषय बन चुकी हैं, वो हम इस पॉडकास्ट में उनसे जानेंगे। किसान तक पे और हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो मैंने इतनी सारी बातें जो आपसे कही, उनमें सबसे पहली बात जो मुझे लगता है आपकी कहानी पे आने से पहले हमें बतानी चाहिए लोगों को कि हम बात किस बारे में कर रहे हैं, और वो है सस्टेनेबल फार्मिंग। ये लोग सर्च करते रहते हैं, बहुत ही सर्च वाला कीवर्ड बन गया है। मैं भी जितना रिसर्च करती हूँ उसमें आता है कि लोग ढूंढ रहे हैं व्हाट इज सस्टेनेबल फार्मिंग। तो ये है क्या एग्जैक्टली अगर आसान भाषा में हम समझाना चाहें, ताकि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं उन्हें पता चले कि आगे बात कहाँ जाएगी, क्या सीखने को और जानने को उन्हें मिल जाएगा।
तो आज सस्टेनेबल और ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा बहुत यूज ज़्यादा किया हुआ शब्द हो गया है एंड ओवर यूज़ हो रहा है। तो ये दोनों शब्द हमारे लिए ज़रूरी भी है और इसीलिए ज़रूरी भी है समझना कि ये है क्या, क्योंकि नहीं तो ये मिसयूज़ हो रहा है। सो सस्टेनेबिलिटी ऐसा चीज़ है जो आपका लाइफस्टाइल ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक प्रोडक्ट ही सस्टेनेबल है, ये नहीं कि एक फार्म बोल रहे हैं कि हम सस्टेनेबल है, तो वो बोलना क्या चाहते हैं। शुरुआत से अंत तक जब तक उनका प्रोडक्ट वो फार्म जब तक इट लीव्स द फार्म तब तक वो सस्टेनेबल होना चाहिए, पैकेजिंग तक। तो कैसे वो उगाते हैं, कहाँ से सीड्स आता है, कैसे वो सीड्स लगाते हैं, उसका क्या बोलते हैं, कैसे खेती करते हैं, पानी कहाँ से आ रहा है, जमीन को कैसे सुधार रहे हैं, हर ये एक कहानी है और हर स्टेप पे सस्टेनेबल होना बहुत ज़रूरी है। फिर जब मार्केट में जाता है वो प्रोडक्ट क्या बहुत प्लास्टिक में लपेट के बेच रहे हैं, फिर वो सस्टेनेबल नहीं हुआ। तो जब एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन आजकल 100% ऑर्गेनिक, 100% सस्टेनेबल, ये जो फ्रीली हम यूज कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा और कॉशियसली यूज करना चाहिए। इसको लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानकार हैं, कुछ ऐसे हैं बिल्कुल नहीं जानते। तो और आसान भाषा में मैं फिर से आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत ही आसानी से कन्वे हो सके कि आखिर में होता क्या है सस्टेनेबल होना किसी भी चीज का। और अगर हम किसानी की, खेती की बात कर रहे हैं, तो क्या है सस्टेनेबल फार्मिंग, कैसे अलग है वो जो लोग खेती कर रहे हैं, गेहूं धान उगा के उसे हटाते हैं, फिर मंडी ले जाते हैं, बेचते हैं, कुछ एक स्टेप आगे बढ़ के प्रोसेसिंग करके बेच रहे हैं, लेकिन सस्टेनेबल फार्मिंग इस बीच में कहाँ है? सो ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग में ही एक फर्क है। बिल्कुल है जी, वो भी नहीं जानते लोग। यस, ऑर्गेनिक फार्मिंग वो है कि आप केमिकल्स बिना उगा रहे हो, लेकिन आपको कुछ तो डालना पड़ेगा, कुछ तो डालना है, बिना डाल के वो चीज नहीं हो पाएगी, सकता है ना। तो वो आप बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स बाहर से लाके आप इस्तेमाल करते हो, तो वो सस्टेनेबल नहीं होता है क्योंकि वो बहुत महंगा होता है। वो महंगाई की वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस बहुत महंगा होता है, तो वो सस्टेनेबल फिर कहाँ से हुआ। फिर उसको वो प्रॉफिट मार्जिन लाने के लिए लोग उसको बड़ा चढ़ा के बेच रहे हैं, नए नए शब्द दे के बेच रहे हैं, स्टिकर लगा के बेच रहे हैं। एंड वेल फिर B2B या B2C जा रहा है। आप खुद बेच रहे हो या आप कोई मिडिल मैन के थ्रू बेच रहे हो, उससे भी वो फर्क बहुत पड़ता है, खत्म होता है। वाइल नेचुरल फार्मिंग में ये सब मेरा अंडरस्टैंडिंग है। नेचुरल फार्मिंग है जब आप इनपुट्स भी आप ही बनाते हैं, बिल्कुल आपके ही फार्म के अंदर वो इनपुट्स बन रहा है। ज्यादातर आप कोशिश करते हो कि इनपुट्स आप ही तैयार करो और आप ही यूज करो, और आउट जो इनपुट्स बाहर बाकी चीज भी आप कम से कम इस्तेमाल कर लो, जैसे बिजली, पानी, बीज, ये भी आप ज्यादातर आप ही बना कम रहे से हैं, कम इस्तेमाल करके, और आपके फार्म से भी वेस्ट कम से कम जा रहा है। हाँ, तो ये सब अगर आप स्टोरी आपका पूरा है तब एक्चुअल सस्टेनेबिलिटी ये है। लेकिन मैं समझ रही हूँ ये एक जर्नी है, तो ये नहीं है कि बहुत लोग अभी शुरू किए हैं। ये बहुत एक यंग प्रोजेक्ट है हमारे इंडिया में। कितने लोग नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, कितने लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, इतने ज्यादा नहीं है। तो मतलब ये कोई किसी के ऊपर शिकायत करने का या आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन हमें समझना है ये कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि जितने लोग शुरू किए हैं उनको हम तालियां दें और वो रास्ता दिखाएं, ताकि धीरे धीरे हम वो पॉइंट तक हम खुद पहुंच सकें। हमारा गोल ये होना चाहिए, और जो शुरू किए हैं उनके ऊपर हम प्रेशर डालने के बगैर हम उनको सपोर्ट करना चाहिए कि वो ये गोल अचीव कर सके। क्योंकि जब हम मांगते हैं सामान, जैसे कि आप ऑर्गेनिक सामान मांग रहे हो, आप 100% मांग रहे हो कोई कस्टमर, ये पॉसिबल एक्चुअली नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा क्लेम किया जा रहा है, इसीलिए मैंने मांगा। एंड सैडली केमिकल फार्मिंग का जो प्रोड्यूस है उसके ऊपर तो हम कोई भी नहीं मांग, मतलब हमारे पास कोई उस विचार ही नहीं होता उसके ऊपर। वो हम खरीद लेते हैं, हम वैसे भी खरीद लेते हैं, उस टाइम नहीं पूछते कितना केमिकल डाला, क्या हुआ है। तो जो प्रेशर है एक ऑर्गेनिक फार्मर के ऊपर, वो भी नहीं होना चाहिए, लेकिन वो रास्ता बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्या है सस्टेनेबिलिटी।
तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि कुछ भी वेस्ट ना हो, जो भी आप Yes. काम कर रहे हैं वो ना एक इनपुट में ना ना आउटपुट आउटपुट में, में। राइट, एंड रास्ता क्लियर, एंड इसके लिए हमें सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। सप्लाई चेन चाहिए, ऑल्टरनेट पैकेजिंग मटेरियल्स की। अब आपने किसान को बोल दिया कि प्लास्टिक में मत डालो, तो वो किस में डालेगा? आपको वो भी तो सामान देना पड़ेगा। अवेलेबल रखना है। तो आई थिंक इट इज अ बिग प्रोसेस, एंड हम अभी शुरुआत किए हैं, एंड अभी हमें इस पे काफी चर्चा और काफी काम करना है, बहुत सरकार के साथ और आपस में, ताकि ये सब अवेलेबल हो, ताकि ये चैनल्स ओपन हो जाए, चेन चलती रहे। यस, तभी आसानी से फार्मर कोई भी किसान अपनाएगा ये तरीका। नहीं तो अगर उसके लिए रास्ता मुश्किल है, वो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, चाहे भी नहीं कर सकता। ऑलरेडी रिसोर्सेज को Yes. लेके किसान परेशान रहते हैं। सीड्स नहीं मिल रहा है तो वो कैसे बीज बोएगा? खाद नहीं मिलती है ना? उन्हें। तो फिर जो खाद नहीं मिल रहा है तो वो कैसे करेगा? कैसे करेगा? फिर अगर लाइसेंसेस बहुत टफ हैं, तो वो कैसे आगे उसको बढ़ेगा। लगेगा कि इससे बदले छोड़ मैं देता हूँ। रासायनिक खेती ही कर लूं, ये आसान है। लगता है कई है किसानों ना? को यही लगता है। अब उगाया है तो वो कहाँ बेचेगा उसको? बेचेगा। फिर उसको लगता है मैंने इतने मुश्किल से उगाया, इसको मैं आम मंडी में नहीं बेचना चाहता, तो कहाँ बेचेगा? तो उसको लगता है नहीं, मैं यही कर लेता हूँ। तो हर मोड़ पे किसान को ये दिक्कतें आती है, एंड आई थिंक दैट इज सस्टेनेबिलिटी। अगर हम पूरा समझ लें एंड हम अगर रास्ते खोल दें, तो सबके लिए आसान हो जाता है, कस्टमर के लिए भी और किसान के लिए। लेकिन ये तो आपने अभी क्लियर कर दिया शुरू में कि रास्ता बहुत लंबा और कठिन है। यस, ये है। तो अगर ऑर्गेनिक की बात की, मंडी की बात की, तो मानती हैं आप, क्योंकि आप पूरा नेचुरल उगा रही हैं, आपका पूरा फार्म हमने देखा, इतना कुछ है इस फार्म में देखने के लिए कि वो एक अलग 1 घंटे का टूर या शायद 2 घंटे का टूर बनेगा। लेकिन हमारा ये पॉडकास्ट है, हम इसमें आपसे बातचीत में जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है इस फार्म पे। घोड़े हैं, गाय हैं, रैबिट है, डॉग्स हैं और 200 तरह की फसलें यहाँ उग रही हैं। मैडम ने बहुत अच्छा खाना हमें खिलाया, इतना सोल सेटिस्फाइंग फूड। वो पता चलता है बिना किसी ट्रेडमार्क और लेबलिंग के कि किस तरह ये उगा होगा, क्योंकि उसका स्वाद बहुत अलग है। अब अगर कोई और व्यक्ति ये सब उगा रहा है और आप भी उगा रही हैं, तो इसका मार्केट आपको मिल रहा है, और आपको सुनने वाले क्या जान सकते हैं कि मार्केट कैसे अवेल होगा इन सब चीज़ों का? मान लीजिए हम बढ़ते हैं सस्टेनेबिलिटी की तरफ। रास्ता कठिन है। हाँ। क्योंकि एक तो मैंने जैसे बोला, ये बहुत शुरुआत है इंडिया में। अगर आप परसेंटेज देखोगे, बहुत कम लोग ऑफ फार्मर्स, बट इसका जरूरत बहुत है। सी, ये हमें Demand करना है। चाहिए। वही है मेन बात। मेन बात ये है कि किसी भी हालत में हमें ये अपनाना है, क्योंकि इसी में हमारे कंट्री का हेल्थ एंड वेल्थ एक्चुअली है। इसका फ्यूचर यही है, बिकॉज जो जितना हम रासायनिक तक जा सके, हम जा चुके हैं। अब इससे आगे हम नहीं जा सकते, क्योंकि इतना हमारा सॉइल, हमारा हेल्थ, खुद का हेल्थ, जो खाना जो आपको मिलता है मार्केट में, उसके अंदर जो मिलावट है, जो रासायनिक चीज है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारे और कोई रास्ता नहीं है पर पीछे ही आने का। तो कठिन है, लेकिन ये हमें और कोई रास्ता ही नहीं है कि हम पीछे ही आना पड़ेगा। एंड पीछे मतलब, व्हेन आई से पीछे, आई मीन कि वी हैव टू गो बैक, वापस जाना है जो हम खेती करते थे पहले। पर ये एकदम से या एक ही झटके में नहीं होगा। इसके लिए हमें प्रोसेस लेके काफी, इसके लिए हमें स्टेप्स बनाना है और काफी हैंड होल्डिंग, मतलब सपोर्ट चाहिए। तभी आप कैसे ले पा रही हैं वो सपोर्ट? सो एक तो फ्रैंकली मैं आई थिंक मैं एक्चुअली लॉयर, बिल्कुल उस कहानी पे मैं आऊंगी। मैं लॉयर के लिए पढ़ी थी। हाँ। तो मेरा एक एडवांटेज था कि मेरा रिसर्च स्किल्स, एक तो मुझे लग रहा है मेरा एक रिसर्च स्किल मुझे बहुत काम दिया है, मतलब काम हेल्प किया है, क्योंकि जो मैंने लॉ में नहीं किया उतना सारा स्किल मैंने यहाँ लगा दिया, डाल दिया। यस, सो काफी रिसर्च किया इसमें, क्योंकि मुझे एक बड़ा समस्या था कि मैं अर्बन फैमिली से, वो भी डाउन साउथ चेन्नई से मैं एक्चुअली मैं हूँ। तो यूपी में, रूरल यूपी में, एंड यू नो इन अ कंप्लीटली डिफरेंट लैंग्वेज, इट वाज वेरी टफ। एंड इन ये फार्मिंग के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था, मतलब सीरियसली। एंड सो मेरा शुरुआत हुआ जानवर से।
नॉट विथ फार्मिंग। मुझे मैं जानवर से बेहद प्यार करती हूँ। आई लाइक अ लॉट ऑफ अस, कोई वो स्पेशल नहीं है, लेकिन मैं बहुत ही रियली आई लव एनिमल्स। सो जब शुरुआत हुआ तो मैं जानवर को बचाती थी, शेल्टर पे ले जाती थी और शेल्टर में छोड़ती थी, बट डीप डाउन मुझे ऑलवेज ये खराब लगता था उनको छोड़ते हुए, बिकॉज मुझे समहाउ पता था कि शेल्टर उपाय नहीं है, इट इज नॉट अ सोल्यूशन, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। शेल्टर है ही क्यों? शेल्टर इसीलिए क्योंकि हमें जानवर को उसमें जाके क्यों डालना पड़ रहा है? ऐसे होना नहीं चाहिए। गौशाला क्यों है? सारे गाय उसमें हम भर देते हैं, क्यों हम कर रहे हैं? गायों को ऐसे रहना नहीं चाहिए, उनको आजाद घूमना चाहिए, बाकी जानवरों को भी आजाद रहना चाहिए। ऐसे ही रहते थे पहले। तो क्या हो गया कि हम सब जगह हमारा शेल्टर्स बन रहा है और सब जानवरों को हम उसमें डाल रहे हैं। तो मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग होता था, पर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं था। एंड 2014 में ऐसे ही मेरे एक दोस्त हैं, वो उनके थ्रू मैंने एक हॉर्स को अडॉप्ट किया। एंड हॉर्स को क्यों अडॉप्ट किया मत पूछिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ शहर में एक घर है। बट शायद ये सब होना था, एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर इन डेस्टिनी, एंड हो सकता है उसी वजह से। तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ थे इसके लिए, एंड एक्चुअली थ्रू आउट he's been my support. So we both rescued the horse and उसके लिए जमीन ढूंढने गए रखने के लिए। हाँ, so somebody told us कि जमुना के पास चाहिए, वहाँ पे बहुत जमीन है नोएडा में। एंड वहाँ जाके हमने 1 बीघा जमीन ढूंढने गए, और जिस किसान के पास जमीन था वो बोला 15 बीघा है, आप पूरा 15 ले लो। ऐसे शुरू हुआ। एंड 15 के साथ हम क्या करते? एक घोड़ा, तो एक ही घोड़ा है, नहीं 3 घोड़ा आया एक के बदले। हाँ, वो अलग स्टोरी है। बट जैसे घोड़ा आया, फिर बाकी जमीन का मैंने सोचा हम कुछ खेती करेंगे। तो इट वाज अ रैंडम आइडिया, एंड वो एक्चुअली सिर्फ मेरे घर के लिए मैंने सोचा कि मैं कुछ करूंगी। एंड ये घोड़ा जो था, इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते थे, घोड़ा क्या खाता है, उसको कैसे रखना है, हमारे कोई भी आइडिया नहीं था। मैंने गूगल किया कि घोड़ा क्या खाता है, सीरियसली। मुझे पता था घास है, लेकिन क्या घोड़ा घास है अब कौन जानता है, अब कौन घोड़ा पाला है। सो इट वाज रियली फनी दैट वी स्टार्टेड विद अ हॉर्स। वो घोड़ा भी है हमारे पास। सो दैट इज हाउ इट स्टार्टेड। पर जैसे ये जमीन हमारे पास आया और मैं उगाने लगी, पहले मैं उगाना कैसे शुरू, क्योंकि वो भी नहीं आता था। तो मैं एक आईपैड सब लेके मैं पहुंच गई अगले दिन, और सारे जो गांव वाले अगल बगल थे वो देखने आए कि आया कौन, क्यों आए हैं यहाँ। एंड मैंने उनसे पूछा कि इस मौसम में यहाँ आप क्या उगाते हैं? उन्होंने बोला मूली। इट वाज अगस्त, ठीक है। तो मैं गई, मूली का बीज लेके आई, और मेरे पास जो मेरे ही घर पे जो लोग मेरे साथ थे, उनको ही मैं ले गई। भैया तुम बताओ, मुझे तो पता नहीं है क्या करना है, आप ही बताओ मुझे कैसे होता है। एंड दे वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि हम खेती करने वाले हैं। दे वर वेरी वेरी स्वीट पीपल, वो अभी भी हैं। उनके ही वजह से ऐसे ही कम्युनिटी बिल्ड हुआ है, एंड ऐसे आज बीजोम खड़ा है। सो वो हम गए मार्केट में, हम बीज लेके आए, फिर मैं और रिसर्च किया, और मैंने बोला हम ऑर्गेनिक करेंगे, हम इसमें कोई केमिकल नहीं। इतना मुझे पहले दिन से मेरा इतना तो क्लियर था। यस, तो हम पूरे 3 बीघा में मूली डालें। एंड हकीकत में पहले मैंने सोचा मूली को हम पूरा साल पूरा सीजन थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। मुझे इतना भी आइडिया नहीं था। एंड जब मूली तैयार हुआ, आई गॉट टू नो कि सारे को एक ही टाइम हार्वेस्ट करना है। इट वाज क्वाइट क्रेजी। सो हम उसको ले गए मंडी, एंड हमें इतने मूली के लिए हमें मिला 2500 रुपीज। अच्छा, उस दिन मुझे पता चला, नहीं 15 बीघा नहीं, 3 बीघा, 2-3 बीघा। उस दिन मुझे पता चला, फर्स्ट लेसन था कि व्हाट द फार्मर, किसान के ऊपर क्या बीतती है, क्या उनको प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला इतना मेहनत, इतने के बाद इतना वेट, हमें पता नहीं था पहले। वो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर काफी चीज उगाने लगे, काफी रिसर्च करने लगी कि इस मौसम में ये भी होता है, ये भी होता है। इट बिकेम अ एजुकेशनल जर्नी। एक मेरे लिए एक यूनिवर्सिटी बन गया मेरा ही वो 15 बीघा, यू नो। एंड साथ साथ और जानवर भी
आने लगे। फिर मुझे पता चला गाय है, मतलब गाय में प्रजातियां हैं। मुझे पता नहीं था कि गाय में ब्रीड्स हैं। सी वी वर कंप्लीटली अर्बन पीपल, मतलब हम शहर में बड़े हुए हैं, एंड देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग, नो स्कूलिंग ऑफ रूरल लाइफ। यस, अब मैं शहर से हूँ, इसीलिए अब मुझे पता है जब शहर वाले यहाँ आते हैं, मुझे पता है उनका नॉलेज क्या है, क्योंकि मुझे पता है उनको कितना पता है, बिकॉज मैं भी उसी रास्ते से आई हूँ, राइट। सो फिर मुझे पता चला कि गाय के ब्रीड्स हैं, एंड एवरी डे आई लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीख रही थी। एंड देन वो प्रजाति आने लगे। पहले मैं गिर लाई, साहिवाल लाई, फिर मुझे पता चला ये तो दूध देने वाले हैं, फिर जो दूध नहीं देते ऐसे भी प्रजाति हैं। तो मैं उनको खोजने लगी, एंड अभी खोजते खोजते अभी 11 साल में हमारे पास 14 ब्रीड है। 14 ब्रीड है। और हाउ मच इंडिया काउ? से पूरे इंडिया से। एंड अभी पिछले हफ्ते पुंगनूर आया है हमारे पास, फ्रॉम आंध्रा, फ्रॉम चित्तूर। सो अब वी हैव द गिर, साहिवाल, थरपरकर, रेड सिंधी, कांकरेज, राठी, मलनाड गिड्डा, कांगेयम, सारी हो गई हैं हरियाणी, तो ऑलमोस्ट एवरी पुंगनूर। यस, इट्स अ ब्यूटीफुल कलेक्शन ऑफ ब्रीड्स। सो हाउ मेनी काउज? अभी कितना अभी गाय है? अप्रोक्सीमेटली 200 ऑड है, 200 गाय हैं। तब गाय एंड सांड दोनों, क्योंकि ये हमारा नदीशाला भी है, यहाँ गौशाला भी है। एंड पहले ही साल में मुझे पता चल गया कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये प्रजातियां क्यों खत्म हो रही हैं। हमारे डाइवर्सिटी जो हम बोलते हैं गायों का और कैटल का, गाय मतलब सांड एंड गाय, उसका इसीलिए खत्म हो रहा है क्योंकि हमारा पूरा ध्यान डेयरी में है। तो जो गाय दूध नहीं देती है, या वो प्रजाति में कम दूध देती है, या जो गाय बच्चा नहीं दे पाती है, या जितने बछड़े होते हैं डेयरी में, वो सारे तकलीफ में हैं, क्योंकि उनका हमारा कोई यूज नहीं है, राइट। तो हमें सिर्फ एक नजरिया से हम कैटल को देखते हैं, दूध देगी कि नहीं। और अभी जैसे हम मैकेनाइज हो गए गाँव में, हमें ट्रैक्टर का ही जरूरत है, हमें बैलगाड़ी, हल, ये सब का खत्म हो गया ना, तो उस वजह से हमें सांड और बैल का कोई जरूरत नहीं है, राइट। और सारे जो डेयरी में इंसेमिनेशन एआई से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से होता है। सो इस वजह से हमारे धीरे धीरे सारे प्रजाति खत्म हो रहे हैं। एंड आजकल आप गांव में भी जाके प्रजातियों के बारे में बात करिए, उनको भी पता नहीं, इन नॉलेज सिस्टम्स भी जा रहा है, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे, चाहे वो खेत का हो या जानवर का हो या देसी इलाज का हो, सब धीरे धीरे मिट रहे हैं। तो इस वजह से हमारे जितने प्रजातियां हैं वो खत्म हो रही हैं। अब हमें बीज का बहुत ध्यान रख रहे हैं आजकल की बीज खत्म ना हो जाए। फिर हम शेर के लिए ध्यान रख रहे हैं कि शेर खत्म ना हो जाए। अब वैसे ही ये भी एक बहुत हिस्सा है हमारे बायोडाइवर्सिटी का, और इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना, ये मुझे बहुत फील हुआ। इस वजह से मैं एक पहले या दूसरे साल से ही मैं बहुत अवेयर हो गई, और मैं खोजने लगी कि ये इसमें क्या, और अभी भी बहुत ब्रीड्स हैं। ये थोड़ा सा ये सेंसिबल प्रोजेक्ट नहीं है, बिकॉज इसमें हम कोई लाभ नहीं हमें मिल रहा है, बिकॉज दूध भी हम नहीं लेंगे तो फिर सब पूछते हैं कि इनका करते क्या हो। यस, तो वो जैसे सवाल पूछने लगे, तो बाकी चीज होने लगा फार्म में। सब मेरे से आके पूछते थे कि आप तुम दूध भी नहीं निकालेगी और इनका तुम बढ़ाती जाएगी, तो इनका क्या करोगी, उपाय है। सो हमारा एक बैल का ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ। हम जैसे बछड़ा 2 साल का होता है, हम उसका ट्रेनिंग शुरू करा देते हैं। हम अपने फील्ड्स में कोशिश यही करते हैं कि हल ज़्यादा इस्तेमाल करें। ट्रैक्टर भी है, वो बड़े खेत के लिए है, लेकिन छोटे खेतों के लिए हम कोशिश करते हैं फिर वही हल चलाएं, क्योंकि फिर डीजल का कॉस्ट हम कम कर रहे हैं। यही है सस्टेनेबिलिटी। अब मैं जो आप पूछें कि सस्टेनेबिलिटी क्या है, वो इन छोटी छोटी चीज़ों में जो एक्चुअली बड़ा है। आज के एग्रीकल्चर पूरा डीजल में चल रहा है, राइट। पहले कॉस्ट ज़्यादा है, तो इसका बड़ा कॉस्ट है डीजल का। एक तो कॉस्ट है,
दूसरा हम डिपेंडेंट हो रहे हैं डीजल बिल्कुल में, डीजल पे। राइट। तो और हमारे इस साइड में सांड सब बैल आवारा सब मर घूम रहे रहे हैं, हैं। राइट। तो अगर हम छोटे खेतों में वापस हल लाएं तो हमारा काफी बच सकता है पैसा डीजल, बचेगा yes, और वो यूज हो जाएगा सांड। करेक्ट। और इससे एक और चीज है, इनका प्रजाति भी बच जाएगा। तो यही सब सोच के हम ये वाला एक प्रोजेक्ट शुरू किए। फिर एक नागपुर से एक बहुत बढ़िया जुगाड़ू सिस्टम हम लाए, वो है सबमर्सिबल में गियर बॉक्स डाल के वो कोलू बनाना। हमने कोलू तो बनवाया वेस्ट है, यूपी में बहुत यस, एंड उससे बैल कोलू ही चलाता है, लेकिन वो गियर बॉक्स की वजह से वो उसी स्पीड पे चल रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है। इट्स अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस। वो मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज वो उसमें बुल भी यूज हो रहा है, और जिस वजह से बुल खत्म हुआ उस काम में, बिकॉज वो स्लो था, वो भी सोल्यूशन मिल गया। तो वो हम एक छोटा प्रोजेक्ट। फिर हमारे बुग्गी है और बैलगाड़ी है। हमारे छोटे छोटे कामों के लिए हम अपना बैल को ही इस्तेमाल करते हैं, इतना कि हमारे सांड भी चलाते हैं। तो ये भी हमारे पूरा प्रोजेक्ट एक चीज में फाउंडेशन है उसका, वो है कंपैशन। एंड कंपैशन नॉट जस्ट टू एनिमल्स, कंपैशन मतलब करुणा। वो सिर्फ जानवरों के प्रति नहीं, सॉइल के प्रति, वातावरण के प्रति, पानी के प्रति। मतलब हमें अपने वातावरण को बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना है। आजकल हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि ये सब हमारा हक है, खत्म कर देंगे। यस। और उससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारे सारा वातावरण खत्म हो रहा है, और अगली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं बचा नहीं पा रहे। तो इसके लिए चाहे वो एक पेड़ हो या हमारे नदियां और झील और हवा और धरती और उसका मिट्टी हो, हमें बहुत सोच समझ के इसको इस्तेमाल करना है। और हम हर वक्त हमारे हर प्रयोग में हम सोचते हैं कि इसको और बेहतरीन कैसे बनाएं, ताकि प्रयोग खाना भी उगाएं, लेकिन इस तरीके से उगाएं कि कम से कम भोज हम बने धरती पे। तो हमारे बैलगाड़ी यहाँ चलती है, और हमारे बहुत सांड हैं, लेकिन क्योंकि हमने उनको पाला है, वो हमारे हर बात सुन लेते हैं। ठीक है, वो जो एक्चुअली जो विचार होता है कि सांड बहुत एग्रेसिव है या वायलेंट है, यहाँ पे वो है नहीं। इससे ये भी उदाहरण है कि हम जैसे उनको ट्रीट करते हैं वैसे वो हमारे साथ देते हैं, वो भी हमें देते हैं। हमारे पास एक वेरी ब्यूटीफुल सांड है, कुंदन। वो एक सड़क का सांड है, और उसको वो ब्लेड वाला तार काट दिया था, और वो घायल था जब हमें मिला। जैसे हम मलहम सब लगाए, वो बहुत फ्रेंड्स हो गया हमारे लोगों के साथ, और आने लगा, और खुद आएगा फार्म के अंदर, फिर रोटी मांगेगा, रोटी किचन में घुस जाएगा, बड़ा सांड है। एंड धीरे धीरे हमने सोचा ठीक है, इतना ही दोस्ती है तो हमारे साथ ही रह जाओ। उसको रस्सी वसी बांध के हम हमारे साथ रहने लगा वो। और अब वो कार्ट्स को पुल करता है। इनफैक्ट जब गेस्ट्स आते हैं वही कार्ट को पुल करता है। अच्छा। एंड ही इज अ सांड। सो ऐसे हमने बहुत कहानियां हैं, आपको ये पॉडकास्ट में मैं बता नहीं पाऊंगी, बट सीरियसली इतने कहानियां हैं जहाँ पे इतने जानवर जो हमारे साथ रहने लगे हैं, उनके एक एक कहानी है जिससे प्रूव करता है कि इंसान और जानवर ऐसे ही इंटीग्रेशन से रहना है, और एक फार्म एटमॉस्फेयर में एक दूसरे को मदद करके रहने से बहुत हमारा फायदा होता है। जैसे हमारे डॉग्स जो फार्म में हैं, जितने हमारे बहुत जो बाहर से जानवर आते हैं, उनको उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमारा फसल बचाते हैं, राइट। जैसे हमारा मुर्गी है, वो उनको हम घुमाते हैं हमारे छोटे खेतों में, वहाँ वो अपने चुन चुन के सारे कीड़े खा लेते हैं, और अपने ड्रॉपिंग्स डालते हैं, जैसे गोट्स भी। सो यही हमने देखा है
कि जितने जानवर हैं हमारे सहयोग करते हैं यहाँ पे, हमारे खेती में, हमारे सब फार्म एक में। दूसरे में फैमिली बॉन्ड हो जाता है एंड कि वो एक ये दूसरे करता है, वो हर करता कोई है। सिर्फ यहाँ पे शेल्टर नहीं ले रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट अपनी ड्यूटीज भी कर रहे तो हैं। हम मूंग का खेत खत्म हुआ तो गोट्स वहां चरते हैं, अब वो चरेंगे वहां पे तो उनका ड्रॉपिंग्स डालेंगे, वो फर्टिलाइज हो जाता है ना। वैसे ही डॉग से हमारा पूरा होल फार्म सिक्योर है, कोई रात को कोई आ नहीं सकता, वो खुद अपने काम पे लगे हुए हैं। सो बिल्लियां चूहे में बहुत लगे हुए हैं, जहां जहां हमें चूहे दिखता है वहां पे हमारा बिल्ली हम छोड़ देते हैं। तो हर जानवर का कुछ एक्चुअली कुछ रोल है। एंड हमारे गाय सांड तो बोलना ही नहीं है, उनका जितना गोबर है, हम 40 एकड़ में हम खेती कर रहे हैं, वो 40 एकड़ का मिट्टी सुधार उनके ही गोबर से हो रहा है। सो देयर इज सो मच कंट्रीब्यूशन बाय देम, तो वो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें। अबव ऑल दैट इको टूरिज्म, तो लोग यहाँ पे आते हैं एक एक जानवर को देखने के लिए, वो अटैच्ड हो जाते हैं। जो बच्चे आते हैं घर वापस जाके बोलते हैं उसका कहानी बताओ, इसका कहानी बताओ, तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं स्टोरीज में, वो हीरोज हैं हमारे फार्म में। किसी कोई आता है तो उनको गंगा के ऊपर ही सवार करना है, या उनको लड्डू के साथ ही खेलना है। सो दे आर हेल्पिंग अस। सबके नाम रखे हुए आपने? एवरीबॉडी हैज नेम, आधार कार्ड, बीजो मदर कार्ड। So I think मतलब subconsciously and without us actually, like I said, it's very organically. This place has grown. I would love to call it a place of love, a place of interaction, and a place of respect for every being, and even soil, water. It's a question. It's actually just respect. So that's सॉइल की आपने बात की, तो हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ और सॉइल इज एन इशू नाउ, मतलब कि खराब हो रही है मिट्टी, ऑल बिकॉज ऑफ केमिकल। तो आपने जब शुरू किया, बिकॉज आपने खुद बताया कोई फार्मिंग बैकग्राउंड नहीं है, इवन कोई फार्मिंग लैंड नहीं है, ऑन इट्स ओन आपने ये खरीदा, नोएडा में आपने लीज पे शुरू किया, फिर ये खरीदा, और अब आप टोटली नेचुरल कर रहे हैं। तो जब भी हम लोगों से बात करते हैं किसानों से, तो एक तो ये बात होती है कि नेचुरल फार्मिंग के अपने चैलेंजेस हैं, आप शुरू कैसे करें, उसको 2-3 साल टाइम देना होता है। मिट्टी, वो केमिकल वाली मिट्टी को वापस से उस फॉर्म में लाने के लिए जिससे आप एक्चुअल में नेचुरल फार्मिंग कह सकें, वो चैलेंज आपने फेस किया होगा। यहाँ भी आपने बुलंदशहर में ज़मीन ली, आपने नेचुरल फार्मिंग शुरू की, बट ये तो नेचुरल सॉइल नहीं रहा होगा, उस समय डिस्टर्ब्ड सॉइल होगा, उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? और मुझे लगता है कि अगर मैं एक किसान से बात करती तो शायद वो मुझे कुछ बताता, उसके पास कुछ बैकग्राउंड होता। मतलब आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं था पढ़ाई का कि ये मिट्टी ऐसी है वैसी है, कैसे पहचाना, कैसे बदला, और कैसे ये पूरा एक अलग इको विलेज खड़ा किया, और लोग कैसे कर सकते हैं? आपने मेरे फेवरेट टॉपिक छेड़ा है। आई लव सॉइल। यस, आई कीप सेइंग दिस, मुझे जमीन से इतना प्यार नहीं है जितने मिट्टी से है, यू नो, एंड देयर फर्क है बहुत, बिल्कुल, यू नो, बिल्कुल फर्क है। सो सॉइल की वजह से ही हमारा पूरा प्लैनेट चल रहा है, हमारा वो, हम बहुत इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सॉइल की वजह से ही हरियाली है, और हरियाली के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते, राइट? एंड इसको हम बहुत एक्टिवली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं उसके साथ फसल। अब तो हमारा सिर्फ आप जब एक मिट्टी को देखते हो, आपका नजरिया सिर्फ, जैसे हम गाय को देख के पूछते हैं कि कितनी दूध देती है, हमारा नजर कुछ और नहीं है, वैसे ही हम मिट्टी को भी देख के आजकल पूछ रहे हैं कि फसल कितना है। हमें मिट्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमें गाय से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ इतना लेना देना, हमें क्या मिलेगा, मोनेटाइजेशन कितना है। तो इस स्वार्थ की वजह से ही हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। देयर इज ऑलवेज अ गिव एंड टेक। आप एक बोरवेल और कुआं का समझ लो, एक कुआं ऐसा चीज था जिससे हम पानी लेते थे और पानी देते थे, अब पानी वापस उसमें जाता था। बोरवेल ऐसा सामान है जिससे आप सिर्फ ले सकते हो, इसीलिए बोरवेल खराब है और कुआं अच्छा है। तो अगर आप सस्टेनेबिलिटी देखना चाहते हो तो आपको जितना आप ले रहे हो उसकी चीज से, आपको उसको देना भी होगा, क्योंकि अगर वो साइकिल नहीं है वो मर जाएगा एक दिन, वो खत्म हो जाएगा।
राइट। सो वही हो रहा है हमारे मिट्टी के साथ। तो मैं मिट्टी सुधार में बहुत शुरुआत में मैंने अच्छा मतलब मैंने एक्चुअली इंटरनेट से काफ़ी गूगल करके ये सब सीखा, बहुत चीज़ समझा। सीखी हूँ। इसीलिए मैं बोलती हूँ अगर गूगल को अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो वो एक बड़ा पूरी बहुत यूनिवर्सिटी है, पूरी सिखा यूनिवर्सिटी सकता है है। हमें। यस। और मिट्टी के ऊपर जितना मैंने पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये मिट्टी इज लाइक द मदर। यस, कहा अगर जाता है। मिट्टी अच्छा है तो फसल अच्छा ही होगा। तो आपको फसल के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको मिट्टी के ऊपर ध्यान। ये सीख मैंने पहले ही ले ये ली मुझे थी, मिल first year गया। of- हाँ। तो उसको मैंने बहुत सख्त फॉलो किया। और मैंने कई स्ट्रीम्स ऑफ फार्मिंग पढ़ा। आप आज फार्मिंग में देखेंगे नए नए शब्द हैं, पर्माकल्चर, हाँ। बायोडायनामिक फार्मिंग, ZBNF, डू नथिंग, नो टिल, आपको नेचुरल फार्मिंग। तो जो नया बंदा इसके अंदर आता है ना वो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सब है क्या, राइट। तो मैंने ये सबको स्टडी किया। बहुत खूबसूरत टाइप्स ऑफ फार्मिंग है ये। हर एक कुछ एक तरीका बता रहा है, लेकिन देखा जाए तो कुल मिला के सब बात एक ही एक ही चीज, है। एक ही बात, मिट्टी की रक्षा। राइट, करेक्ट। सो अब मैंने कई फार्मिंग सिस्टम्स हमारे वैदिक फार्मिंग से लेके ये सब नए नए जो फार्मिंग सिस्टम्स हैं इनसे मैंने कुछ कुछ लिया है जो मुझे लगा कि इस जगह में, इस ज्योग्राफी में और मेरे लायक है, जो मैं कर सकती हूँ। और वो मैं एक्सपेरिमेंट करने लगी। और इसमें मैंने देखा है कि, और ये भी मैं इस नजरिए से भी देखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन एक फार्मर कर सकता है क्या? नहीं तो मैं उदाहरण कैसे बनूं? अब मैं ये प्रयोग सब कर रही हूँ, मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैं कर रही हूँ, पर ये इसका मकसद क्या है? मेरे करने का मकसद क्या है? मेरे करने का मकसद है कि मेरे वजह से, मेरे प्रयोग से 4 लोग प्रेरणा लेके शुरू करें। आखिर में यही मेरा मकसद है। बिल्कुल मकसद, राइट। सो वो तो इसका मतलब मेरा तरीका सस्ता होना चाहिए, 2 कामयाब होना चाहिए, 3 कोई भी फार्मर अपनाने का मतलब अपना सके, इजी होना चाहिए, वो ऐसे विधि होना चाहिए। नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है, और मैं कंफ्यूज बड़ा बड़ा कुछ शब्द बोलूंगी और उसको मैं कंफ्यूज करूंगी तो आम फार्मर उसको अपनाएगा नहीं। वो सोचेगा यार ये सब मेरे बस की बात नहीं। और इसका रॉ मटेरियल लोकली मिलना चाहिए। मैं ऐसे ऐसे मटेरियल बताऊं जो उसको अमेज़न से लेना पड़े या दिल्ली में जाके लेना पड़े तो फिर वो नहीं करेंगे। तो ये सब सोचते हुए मैंने कुछ कुछ लिया है हर फॉर्म ऑफ फार्मिंग से। यस। कुछ मैंने जीवामृत, मुझे ZBNF से बहुत अच्छा लगा। जीवामृत कुछ नहीं है, वो पहले जमाने में वैदिक फार्मिंग में उसको बोलते थे अमृत जल, राइट। अब उसको जीवामृत बोल रहे हैं। इसको कुछ इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड हुआ है मेरे अंडरस्टैंडिंग से। वो बहुत अच्छा है, वो लिक्विड फर्टिलाइजर है। तो मुझे लगा ये तो अच्छा है, एक ड्रम की जरूरत है। वो ड्रम तो 600 रुपए का आता है आज का, वो फेमस ड्रम जो हो गया है वो खतरनाक था, ये वो नहीं है। हाँ, तो वो ब्लू ड्रम है, उसमें आप गोबर, गोमूत्र, बहुत सिंपल 5 सामान है, उसको मिश्रण करके आप उसको उसको सड़ने देना है। 4 दिन में वो रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। तो वो अगर आप वो तो कोई भी किसान कर सकता है, राइट। और जो कैनाल इरिगेशन है तो जिस जगह में थोड़ा ज्यादा पानी है वहां पे ये चलेगा। बिकॉज आप राजस्थान में जहाँ पानी ही नहीं है आप जाके ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि वो कैनाल इरिगेशन कैसे करा। या अगर वहां करेगा इसको छान के उसको ड्रिप में या स्प्रिंकलर की तरह से उसको मॉडिफाई करके वहां पे इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैंने बोला ज्योग्राफी के हिसाब से हमें अपने आप को ट्विस्ट करना है। इसमें सारा आइटम लोकली अवेलेबल है और हम इसको काफी इस्तेमाल करते हैं और सस्टेनेबल है बहुत। जब भी पानी डलता है हमारे खेतों में ये सामान जाता ही जाता है। तो हमारे यहाँ ये बना के रखते हैं। यस। अमृत जल बेसिक, अगर आप जीवामृत नहीं बना पाए, अमृत जल, इट्स वेरी सिंपल। गोबर, गुड़, पानी, इतना भी काफी है, राइट। वो तो चलेगा उसमें। एंड वो कैनाल इरिगेशन में आराम से चला जाता है, कोई टेंशन नहीं। सो दैट इज वेरी गुड फॉर मिट्टी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम क्रॉपिंग सिस्टम्स बहुत इस्तेमाल करते हैं मिट्टी को ही सुधारने के लिए। नाइट्रोजन फिक्सर्स, जो जैसे पुराने जमाने में भी पता था उनको कि दलहन जब भी डालते हैं तो मिट्टी सुधरता है। तो कोई अगर क्रॉप डाले हैं जो मिट्टी से बहुत लिया है, अगले फसल में वो मिट्टी
में कुछ देने के लिए देने के लिए। दलहन डालेंगे, राइट, हम्म, या दलहन को मिश्रण खेती में डालेंगे, डालेंगे। तो ये फसल चक्र करेंगे। तो ये सब पुराने तरीके हैं, इसी को हमने अपनाया, राइट। इंटरक्रॉपिंग, आजकल उसको इंटरक्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, कंपेनियन प्लांटिंग, किसी के साथ कोई, ताकि उसको मदद हो, या उसको कीटनाशक, जैसे हम लहसुन सब जगह सारे मेड़ों में सर्दियों में लहसुन डाल देते हैं। अच्छा। हमें लहसुन भी मिल जाए और लहसुन के महक की वजह से कीट पतंगे नहीं हाँ बिल्कुल। सो एंड फॉर इंस्टेंस हमने ये देख लिया पहले ही, ये सब ट्रायल एंड एरर था, बिकॉज आजकल यूरिया और डीएपी सब डालने की वजह से ये सब कोई सोचता नहीं है, कुछ भी गोभी गर्मी में भी आ जाता है। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम, सब कुछ बारों में, खीरे अभी भी आ रहे हैं। यस, जबकि तो नेचुरल फार्मिंग का ये प्रॉब्लम है कि आप उसको सिर्फ उसी मौसम में करोगे, प्रॉब्लम नहीं है, नेचर के वो अच्छी बात है, पर ये प्रॉब्लम है कि आपको कीड़ों से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, मतलब सोच समझ के दिमाग लगा के उसको कीड़ों को आपसे मतलब डील करना होगा, डील करना है कि इस वक्त ना आए, जब उनका बाकी टाइम हो तो आ जाए, करेक्ट, मारना भी नहीं है। हाँ। तो हमारा सरसों को हमने देखा कि थोड़ा जल्दी बोएंगे तो हम थोड़ा बच जाएंगे एफिड से, अच्छा, राइट। तो ये सब छोटे छोटे चीज है जो हमने तजुर्बा से ही सीखा है। तो जल्दी बो देते हैं, फिर हमें दिक्कत नहीं होती, मिश्रण खेती करेंगे हमें दिक्कत नहीं होती, फिर फसल चक्र करते हैं, या हम ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं, जैसे ढेंचा डाल दिया, राइट। सो ये सब हम बहुत चीजें इस्तेमाल करते हैं हमारे पास, और धीरे धीरे हमारे फसलों का क्वांटिटीज, सॉरी प्रजातियां भी हम ज्यादा ऐड करने लगे, क्योंकि हमें लगा कि अब ये उगा सकते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, अरे ये भी। तो हमने क्या देखा है कि ये इतना खूबसूरत जगह है जहां हम अभी हैं, इस जगह में 200 प्रजाति क्रॉप्स उगता है 40 एकड़ में, 40 एकड़ में 200 आप, लेकिन मतलब उसमें वेजिटेबल्स दलहन, तिलहन, एवरीथिंग, अनाज, मिलेट्स, फ्रूट्स है ना, सब हर्ब्स, वेजिटेबल, सब कुछ है, बट आप चारों तरफ देखेंगे तो सिर्फ 4 फसल उगाते हैं, गेहूं, धान, यस, गन्ना, यस। सो ये मुझे थोड़ा सा बहुत मैं दुखी हो जाती हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास फ्लैट लैंड है, जैसे बहुत पहाड़ों में लैंड वेस्ट हो जाता है, ये सब यहाँ तो लैंड बहुत अच्छा है, पानी अच्छा है, लैंड ऐसा है उसमें उगाना भी मुश्किल है, उसमें हमें तरीके ढूंढने पड़ते हैं उगाने के लिए। यहाँ ऐसा कोई भी चैलेंज नहीं है, बहुत पानी है, बहुत धूप है, इतने अच्छे मौसम है, अब गर्मी का भी है, सर्दी का भी है, तो हमारे पास और बड़ा कैनवास है, यस। फिर भी हम 4-5 ही उगाते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा दुख होता है। और हमारे पास मार्केट भी हो सकता है, क्योंकि एनसीआर हमारे पास इतना पास है, बिल्कुल, दिल्ली मेन महानगर, लाइक द कैपिटल, उसके अलावा और शहरें भी हैं चारों तरफ, ये सिर्फ नहीं है। हमारे पास इस तरफ देखा जाए आगरा, लखनऊ, मीरठ, ये सब मार्केट है एक्चुअली देखा जाए तो आई फील हमें और चीजें उगानी है, हमें और सिस्टम्स लानी है, और ये सब, तो ये सारे फसल उग सकता है। और इससे मिट्टी, जितना हम ये सब तरीके अपनाएंगे, तो जो सवाल आपने पूछा था, मिट्टी ऑटोमेटिकली सुधरता रहेगा। तो ये सब करने के बाद, इस एक्सपीरियंस के बाद ये हो गया कि मिट्टी हाथ में लेके आप उसकी हेल्थ बता देती हैं, या आप सॉइल टेस्टिंग करवाती हैं? तो पहले ऑनेस्टली मैंने सॉइल टेस्टिंग करने के लिए भी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता नहीं था पहले। उसके बाद मुझे पता चल गया कि नहीं ये करना चाहिए, तो सॉइल टेस्टिंग मैंने वहां भी किया है, नोएडा में जहाँ थी, एंड ये जमीन में मैंने पहले ही जब अंदर आए थे तभी मैंने किया, और दूसरे हमारा फूड फॉरेस्ट है, वहां भी मैंने सॉइल टेस्ट किया। तो वो फर्क भी आपने नोटिस किया कि तो तब क्या था? फर्क हुआ है, बट मोर देन एनीथिंग हमें खुद दिख रहा है, हाँ, टेस्ट करने की एक्चुअली जरूरत नहीं है। हमें एक तो सॉइल क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया, और दूसरा हमें जो कीड़ा लगता था, जो डिजीजेस लगते थे पहले 2 साल में, ये हमने हर जगह देखा है। ये खेती ऐसा है कि पहले 2 साल 3 साल आपको प्रॉब्लम होगा, बिकॉज वो मिट्टी आपको एडजस्ट कर रहा है, वो भी खराब थी, यस। और 2-3 साल आप थोड़ा अगर
लगे कैसे भी रहो। लगे रहो, हम्म, 3 साल में आपको बहुत फर्क दिख जाता है। हम्म, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना ही कीटनाशक हम इस्तेमाल नहीं करते अभी। हम जरूरत बहुत नहीं है। कीटनाशक बनाते हैं हम्म, अपने आप, हम्म, क्योंकि हमें भी पहले 2 साल हमें लगता था कि ये डालना है वो डालना है। हम्म, अब हम कुछ नहीं बनाते कीटनाशक, मतलब क्या, हम्म, लहसुन और हम्म, हरी मिर्च और ये हम्म, सब के साथ घोल तंबाकू, तैयार हाँ करना। ये सब घोल जो तैयार करते हैं, छाछ लगाते हैं, हम्म, राख लगाते हैं, ये सब हम्म, हम करते हैं। हम्म, पर ये भी हम्म, हमें अभी कम से हम्म, कम यूज करना होता है। हम्म, हमें और तरीका इतना अच्छा हो गया हम्म, हमें, हम्म, हम सोचते हैं हम दूसरे किसानों को भी हम बता सकते हैं हम्म, जो भी हमने सीखा है, हम्म, और उनसे भी बहुत सीख हमें जरूर हम्म। मिलेगा, क्योंकि मैं यही पूछने उनको, वाली थी आपसे कि इस पूरी जर्नी में, क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था हाँ पुराना, ये कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो किसानों ने आपकी कितनी मदद की? क्योंकि आप रूरल एरिया में आ रही थी, आपको नई चीज शुरू करनी थी और एक समझ थी कि ये करना है, लेकिन कैसे करना है ये समझ नहीं थी। तो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से फार्मर्स होंगे, तो एक हुआ कि उनसे सीखा, उनसे समझा, और मुझे लगता है आज हम पॉडकास्ट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है लोगों को समझाने के लिए। तो वो क्या रहा है कि किसानों से कितना समझा और अब किसानों को कितना समझा रही है? मतलब ट्रेनिंग दे रही है क्या, और या कभी ट्रेनिंग या टिप्स लिए थे किसानों से? कोई याद आ रहा हो आपको सो कि कोई किसान आया था, उसने बड़ा अच्छा टिप्स दिया, या मैंने किसी किसान को बता के चेंज करवाया उसका नहीं, मॉडल? एक्चुअली हमसे किसानों से हमें, हमारे जहाँ भी हम रहे हैं, हम्म, किसानों से हमें बहुत मदद और सहयोग मिला है, हम्म, दोस्ती मिला है। हम्म, और जब हमें बहुत, जैसे हमें बाढ़ आया था और हम हाँ, फ्लड हो गए, हम्म, बहुत लोग हमें मदद किए हैं, हमारे अच्छा, बहुत साथ दिए हैं। हम्म, और हमारे लिए वो चारा उगाते हैं, हम्म, हम उनसे कभी कुछ और चीज़, हमारे गायों के लिए हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक चारा हम्म, उगा के दे दो। अच्छा, हमारे साथ अच्छा अच्छा रिश्ता होता है। हम्म, बट यही मैंने देखा है कि हम्म, जो हमारे चारों तरफ किसान हैं, हम्म, क्योंकि वो रासायनिक करते हैं हम्म, और यूरिया डालते हैं, वो हम्म, हमें कुछ हमारे नेचुरल फार्मिंग के बारे में टिप्स नहीं दे नहीं पाते दे हैं। पाते। और ये भी हमने देखा है कि ज्यादातर हम्म, पुराने तरीकों को बहुत लोग भूल गए हैं। हम्म, जो बुजुर्ग हैं हम्म, वो हमसे काफी, हमें काफी बता बताया। पाते हैं। लेकिन वो, ये मेरा ये भी चिंता रहता है कि अगर उनका जनरेशन गया तो हमारा बहुत लर्निंग लॉस्ट हो चला जाएगा। जाएगा। जैसे हमारे पास एक ताऊ थे, हम्म, वो हमसे, हमारे साथ काम करने आए थे, हम्म, क्योंकि हम्म, उनके पास बहुत जमीन था, हाँ, लेकिन वो वहाँ इतना सूखा पड़ गया हम्म, कि उनको बाहर आके किसी और के जमीन पे काम करना पड़ा। अच्छा, तो एक बार हम्म, गेहूं बहुत अच्छा आया खेत में, हम्म, ये पहले हाँ, 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 पहले ही साल हम्म, की बात है। हम्म, तो इट वाज लाइक, कितना प्राइड हमें हम्म, होता है ना कि हम्म, वाओ, हम्म, कैसे हम गेहूं उगाए उगाया हैं ना, हमने। लाइक। सो वहां बिल्कुल, जाके मैंने फोटो वोटो लिया, हाँ, हाँ, सेल्फी लिया, मैंने बोला ये हाँ, तो कमाल हो गया, कमाल हो कभी गया है, सोचा नहीं था। या हाँ, कभी हमने किया किया नहीं है, नहीं तो था। एक बहुत खुशी हो गया बिल्कुल। उससे। उसी रात को आंधी आया हम्म, और अगले दिन हम्म, वो जितना गेहूं था फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया, सब तो गिर गया। अगले दिन मैं हम्म, जाके खड़ी हो गई वहां पे, और मुझे बहुत दुख हुआ कि हम्म, ये क्या हो गया, मतलब एक ही रात में पूरा बर्बाद। बर्बाद। हम्म, सो वो ताऊ खड़े थे, मैंने बोला ये हम्म, क्या ताऊ, ऐसे हो हम्म, गया, हम्म, क्या करेंगे? बोला आराम से, वो कुछ उनका चेहरा भी नहीं बदला, हम्म, वो बोले ये होगा, फिर अच्छा हो जाएगा, यही है किसान का जिंदगी। हर साल हमें जो नए आता नए है उसको चैलेंजेस। एक्सेप्ट करना पड़ता है। सो यू नो, दे हम्म, कम विथ अ लॉट ऑफ फिलोसफी भी फिलोसफी। है और लर्निंग भी है। हाँ, एक और दिन बार मैंने उनसे, बहुत अच्छा मौसम था, आई हम्म, थिंक इट वाज ऐसे ही मौसम, हम्म, बिल्कुल ठंडा लेकिन हम्म, बहुत ठंडा नहीं। हम्म, तो मैंने बोला ऐसे ही पूरा साल हो तो कितना अच्छा होता। फिर उन्होंने तो उन्होंने बताया। पूछा क्या हाँ, उगाएंगे? हाँ, सही बात सही है, बात है। अगर सारा मौसम नहीं आया आप हाँ, क्या उगाओगे, है ना? ये तो किसान ही समझ सकता है यस, मौसम का क्या करेक्ट, महत्व है। यू नो, एंड वो उस उम्र के लोग बता सकते हैं हमें कि हम्म, एक पर्टिकुलर हवा आने से क्या क्या आ होता रही है, है, कौन सा बिल्कुल। कीड़ा आ सकता है, या हम्म, मौसम, कोई पक्षी का भी आवाज सुन के वो बिल्कुल, बता सकते हैं बारिश कि का ये फोरकास्ट कर देते हैं करेक्ट। वो अब लोग। ये सब खो हम्म, गया है, तो हम्म, इसी वजह से जब आपने पूछा कि क्या सीखें, हम्म, इस जनरेशन ऑफ फार्मर्स को काफी खो चुके हैं वो सारे हम्म, लर्निंग्स। हम्म, तो मेरा ये फिक्र भी है कि वो कैसे हम बचेगा कैसे? करेंगे, यस। हम्म, तो बट हम्म, जो हम कर रहे हैं, हम्म, हम क्या चाह रहे हैं उसको हम्म, एक, वो हम कलेक्ट कर रहे हैं। हम्म, मैं जिनसे भी कोई कोई हमें कुछ बताए, पता चलता है। हम उसको
तुरंत डॉक्यूमेंट करते हैं। एंड मैं सोचती हूँ कि शेयर करो, ताकि जब हम नेचुरल फार्मिंग बोल रहे हैं, सिर्फ हम मिट्टी सुधार नहीं कर सकते ना, हम ये सब लर्निंग भी शेयर करेंगे वापस। ये सारे ओरिजिनल जो हमारे लर्निंग्स थे, कुछ तो एटलीस्ट वापस आए, नहीं तो हमें नेचुरल फार्मिंग करना भी मुश्किल है। मुश्किल है, थोड़ा वातावरण का समझ भी होना चाहिए। तो अभी हमने मिट्टी सुधार पे भी आ गए, एनिमल्स के बारे में बात की। अब लेकिन जो मैं यहाँ देख रही हूँ, सिर्फ फार्मिंग नहीं है, सिर्फ एनिमल्स नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है जहाँ मैं कभी आके रह सकती हूँ, आप कभी आके रह सकते हैं, कोई भी कभी आके रह सकता है, स्कूल के बच्चे आ सकते हैं, कॉर्पोरेट लोग आ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? मतलब आपने खेती शुरू करी फ्रॉम नोवेयर, नो लैंड, नो लर्निंग, और आपने शुरू करा, आप उगा रही हैं, अच्छा खिला रही हैं लोगों को, और एनिमल्स को शेल्टर्स ही नहीं दिया आपने, पूरा एक सेंचुरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन अब आपने यहाँ पर पूरा एक मतलब रहने का भी एक पूरा सेटअप बना दिया है लोगों के लिए। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से ऐड ऑन हुआ इस पूरे 11-15 साल की जर्नी में? पहले स्टेज था कैसे उगाएं। हाँ, ये कैसे होता है। फिर हुआ कि ये एनिमल्स को क्या करें, देखभाल कैसे करें, कौन करता है, कैसे करता है, क्या होता है। ये सब होने के बाद फिर आया कि बिजनेस के ऊपर, कि ये सब तो हो गया, अब इसको हम चलाएं कैसे। एक खर्चा तो हो रहा है, राइट, खुद का कैसे एक। फिर दूसरा, ये एंटरप्रेन्योरशिप कैसे लाएं इसमें, क्योंकि पुराने जमाने जैसे हम अब किसान नहीं रह सकता है। पुराने ज़माने में मंडी गया, थोड़ा बेच दिया, वो अब नहीं चलेगा। आई फील किसान ऑल्सो हैज़ टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। अगर वो एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेस, उसको सोचना है कि बिजनेस कैसे करें, और वो आमदनी और कैसे आए। आमदनी आने के लिए और क्या करना है। तो आमदनी के लिए मैंने दिमाग लगाया कि कैसे कैसे हम इसमें प्रॉफिट ला सकते हैं, क्योंकि अगर इसमें हम अर्निंग्स नहीं लाएं तो ये प्रोजेक्ट का क्या, ये प्रोजेक्ट या किसी भी किसान का क्या करेगा, फायदा है। इसीलिए तो किसान खेती को छोड़ देता है, क्योंकि अगर उसको आमदनी नहीं मिल रहा है वो कैसे करेगा, राइट। तो मेरे अंदाजे से किसान को ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज्यादा कमाना चाहिए, क्योंकि अगर किसान ने खेती छोड़ दी, कोई और प्रोफेशन का वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास खाना नहीं है खाने के लिए, तो कुछ और प्रोफेशन सीख के या करके कोई फायदा नहीं है। तो इनको कोई और भी छोड़ सकता है कुछ भी, इनको अपना खेत नहीं छोड़ना, राइट। ये मेरे अंदर बहुत डीप बैठ गया, बिकॉज किसान का लाइफ चारों तरफ देख के मुझे लगा ये क्यों रहेगा इसमें, एक किसान को क्या मोटिवेशन है ये करने के लिए, और आमदनी। अब ये आमदनी उसको वापस गांव में रहने के लिए क्या कर सकते हैं, वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर उसके लिए अच्छा बिजनेस बना, अगर वो कमा सके, फिर वो नहीं जाएंगे, अपना खेत नहीं छोड़ेंगे, फिर उगाएंगे, बेचेंगे। यस, सो पहले तो मैंने देखा कि जो हम उगा रहे हैं उसको वैसे ही नहीं बेचना चाहिए, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो जितना आप गेहूं को गेहूं बेच रहे हो, उसका आटा बेचोगे अच्छा तो होगा, उसी को कुकीज बनाओगे और तो अच्छा और होगा। तो हम कितना हद तक हमारा वैल्यू एडिशन चल सकता है, राइट। दूसरा, इको टूरिज्म। आजकल टूरिज्म का एक बड़ा चर्चा है, रूरल टूरिज्म का एक बड़ा चर्चा है। तो मैं और आई थिंक गवर्नमेंट भी काफी कोशिश कर रहा है इसको प्रमोट करने के लिए। तो ये अभी सही माहौल है कि किसान अपने जो भी उनके पास जगह है उसको ऐसे तरीके से भी सोचें कि लोगों को कैसे बुलाएं, दिखाएं, क्योंकि वो भी एक अच्छा तरीका है और या जरिया है कमाने का, राइट। सो दीज आर बिकॉज ऑफ ऑल दीज थॉट्स हमने खुद अपने ही फार्म में एंड ऑल्सो हमारा सामान बेचना है। अब हमें मार्केट नहीं मिल रहा था, हमें लिंकेजेस नहीं मिल रहा था, तो पुराने हमारे फार्म में नोएडा में हम खुद फार्मर्स मार्केट शुरू कर दिए। अच्छा क्योंकि हमें और कहाँ है बेच सकते हैं, हम कहाँ बेचूं मैं जो अचार है, क्योंकि मैं अचार का 500 बॉटल नहीं बेच रही हूँ, मेरे पास कम स्टॉक है, अब उसको मैं कहाँ बेचूं, और या कोऑपरेटिव करूं या 10 किसान एक साथ आके खुद करें कुछ। तो
ये सब दिमाग में चलता रहता है कि ये आमदनी का एक बड़ा प्रॉब्लम है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक इट इज अ प्रॉब्लम, राइट? सो दैट इज वाई हमने इको टूरिज्म का यहाँ शुरू किया, क्योंकि जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं पहले उसके लिए हमें वापस वी हैव टू अर्न बैक, तभी हम और अच्छी चीज कर सकते हैं। तो अब पहले फार्म में हमारे पास रहने का सब नहीं था जगह, जब हम अपने जगह लिए थे तब हमने सोचा नहीं, ये 2 वजह से लिया, सिर्फ इको टूरिज्म नहीं, यहाँ हम एक लर्निंग सेंटर भी बनाए हैं। अच्छा, यस, सो दिस इज ऑल्सो अ लर्निंग सेंटर, जहाँ पे सिर्फ लोग आके रहेंगे और टूरिज्म करेंगे, वो सिर्फ नहीं है। यहाँ पे ग्रुप्स आ सकते हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो, कोई भी आके यहाँ पे रह के हमारे जितने लर्निंग्स है थोड़ा वो लेके जा सकते हैं। एंड दीज आर इम्पोर्टेंट लर्निंग्स फॉर एवरीबडी। एक हर बच्चे को कैसे अपना खाना अपने प्लेट पे पहुंच रहा है वो सीखना ही होना बिल्कुल पता होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अर्ज करती हूँ कि हर स्कूल को ये एक सब्जेक्ट बना देना चाहिए कि खाना अपने ये प्लेट बातें पे चल कैसे, रही हैं, you know what I mean? एआई के साथ साथ फार्मिंग भी सीखनी चाहिए। एंड फार्मर्स को भी अकेले अकेले करने बगैर उनको थोड़ा ग्रुप्स में आना चाहिए। एफपीओ का कॉन्सेप्ट आया है और वो बहुत अच्छा रन भी कर रहा है। अपने लर्निंग्स को शेयर करना है, अपने प्रोडक्ट्स को भी एक प्लेटफॉर्म में लाना है, उससे उनको काफी फायदा होगा, चेन अच्छा बनेगा। तो हम सोच रहे हैं ये सब के बारे में, और शेयर नहीं करेंगे हम बढ़ेंगे नहीं, ये तो है। शेयर जितना हम करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे। तो मकसद यही है कि जितना हमारे ये सब लर्निंग्स हैं उसको हम शेयर भी करें, और उसी दरिया जो लोग आके रह सकते हैं, हमें इको टूरिज्म के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं, उससे हमारा फार्म भी चलेगा। तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। यस, और जो हम करते हैं फार्मर्स के लिए वो हम ज्यादातर फ्री में करते हैं, बिकॉज हमें मतलब हम नहीं चाह रहे कि फार्मर से हम पैसे लें। यस, फार्मर्स को जो भी आप लर्निंग देना चाह रहे हैं वो बिल्कुल फ्री। मतलब हम ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो कोई भी फार्मर यहाँ आके फ्री में लर्निंग ले सकता है, आ सकता है। यस, इनफैक्ट हम कंडक्ट करते रहते हैं। अच्छा, जो कोर्सेज हम कंडक्ट करते हैं, अगर वो साइन अप करें और वो आए तो हमारे लिए अच्छा लगेगा, वो आके यहाँ सीख सकते हैं। हम उनको लर्निंग जो हमने सीखा है वो हम शेयर कर सकते हैं, और हमारा इच्छा यही है कि फार्मर्स ग्रुप्स बने और वो स्नोबॉल जैसे एक ग्रुप दूसरे को सिखाए, ऐसे ही ये बढ़ता रहे। यस। तो इतनी सारी चीजें सीखने के बाद एक सवाल जो मेन रह जाता है, क्योंकि एक बात ये है कि इको टूरिज्म सब लोग शायद डेवलप नहीं कर पाए, बहुत सारे छोटे किसान भी होते हैं, लेकिन किसान जो छोटा है वो भी खेती अच्छे तरीके से शुरू कर सकता है आपकी बात सुन के, या जहाँ से भी उसे अवेयरनेस मिले नेचुरल फार्मिंग की। तो वो मार्केट हमारा अभी भी मिसिंग है, आप भी मानती हैं शायद ये बात। तो उस मार्केट तक पहुँचने का कोई तरीका आप समझ पाई इतने एक्सपीरियंस में? आप सही बोल रहे हैं, हर किसी को हर चीज नहीं करना है। जैसे हमारे एक और प्रोजेक्ट है डंगो। अच्छा, राइट, वो क्या है? वो हम डेयरी नहीं करते यहाँ पे, तो आप बिल्कुल नहीं निकालते? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो बच्चे को चाहिए वो निकलता है, और जो हमारे ही जैसे जो यूज के लिए जस्ट जो यहाँ पे जो बचता है वो निकाल देते हैं, बट नो सेलिंग एनी एनिमल प्रोडक्ट। हम बेचते नहीं है कहीं भी, किसी को भी नहीं बेचते। मेन बात ये है कि तो हम क्या करें, वो लूप मैं भूल गई बताने। तो इतना गोबर हमारे फार्म से निकलता है, करीब 2000 किलो पर डे निकलता है। तो हमने एक डंगो बोल के प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें हम गोबर से कई सामान बनाने का भी वर्कशॉप कराते हैं। अच्छा, बनता भी है यहाँ, और हम बनाने के सिखा भी सकते हैं। तो हर किसान को इको टूरिज्म करने की जरूरत नहीं है, उनको वैल्यू एडिशन और ये डंगो प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम एक लैब जैसे हैं, हम एक प्रयोगशाला जैसे हैं, हम कई चीज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें कई चीज दिमाग में आ रहा है। एक्चुअली एवरी मॉर्निंग मुझे लगता है ये भगवान ये भी कर सकते हैं, बट इसको कोई भी इससे कुछ भी ले जा सकता है, जो उसे अच्छा लगे, जो वो कर सकते सहूलियत हो।
राइट। सो ये नहीं कि उनको यही बनाना है, ये सारा खड़ा करना है, बट मेरा मकसद ये है कि किसान किसी भी तरीके से इन सबके आगे कोई भी यहाँ तो या वो डंगों से वो अपना आइडिया निकाले, या हमारे वेजिटेबल बास्केट है वो जो हम शहर तक पहुंचाते हैं उसका आइडिया निकाले, या हमारे स्त्रीजन प्रोजेक्ट है, इट्स अ सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोजेक्ट, लेडीज को हम इकट्ठा करके उनको पिंटरेस्ट से कई आइडियाज देते हैं, वो बहुत खूबसूरत सामान बनाते हैं, उसका एक समूह हमने बनाया है, या उसमें आप जुड़ सकते हैं या अपने आप एक समूह बना सकते हैं अगर आपको इच्छा हुआ तो। हम एक बीज भंडार शुरू किए हैं जिसमें हम कई साल से बीजों को देसी बीज इकट्ठा कर रहे हैं, वो एक प्रोजेक्ट है। कोई किसान उसको करने में, बहुत किसान है जो नेशनल अवार्ड मिला है उनको, वो वही उसी में उनका तजुर्बा है। तो आपको सारा लेने की जरूरत नहीं है, आप वो चीज लो जो आप कर सकते हो। एक किसान सिर्फ अचार का ले सकता है अपना बिजनेस, राइट। सो आई थिंक दैट इज द लर्निंग वी हैव। ये नहीं कि सब चीज लो, बट आपके हिसाब से आपके जो व्हाट यू कॉल, जो आपका माहौल है आपकी ज्योग्राफी है, एक एनवायरनमेंट है, आप जो कर सकते हो आप, और पैरेलल बिजनेस आप घर पे क्या शुरू कर सकते हो, करना है लेकिन नहीं तो एंटरप्रेन्योर बनेगा और ग्रुप्स बनाएंगे, जैसे आपने बोला एफपीओ बनाएंगे या कॉटेज इंडस्ट्रीज बनाएंगे, तो वही हमारे फ्यूचर है, तभी हम उसको आगे ले जा पाएंगे उनको, और जुड़ के हमें शहर तक पहुंचना है। पर एंड गवर्नमेंट की तरफ से मैं बोलूंगी कि और मार्केट्स खोलना है बिल्कुल, ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मिलेट्स का ज्ञान सबको आ गया, राइट। अब अच्छे खाने का ज्ञान सबको आ गया, अब सबको पता चल गया कि सेफ खाना क्या है, साफ खाना क्या है, खाना चाहिए। लेकिन जो बेचना चाहता है उसको पता नहीं कहाँ बेचे, जो खरीदना चाहता है पता नहीं कहाँ खरीदे। हाँ, तो ये जो लिंक है ये नहीं बन पा रहा है। अगर ये बन जाए तो हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आई फील इससे और एक दूसरे को सपोर्ट करने से हम बहुत आगे जा सकते हैं। हमारा मतलब हमारे पास बहुत धूप है, पानी है, ग्रोइंग सीजन्स हैं और लैंड है, और ये भी एक मेरा ख्वाहिश है, जो जहाँ उगा सकते हैं उन जमीनों को हमें प्रोटेक्ट करना है। अब ये जोन जो है बहुत स्पेशल जोन है, जो भी नदी के पास, नदी के बीच में एलुवियल सॉइल है, पानी है भरपूर, वो जगह को जैसे हम जोन्स, इकोनॉमिक जोन बना देते हैं या कोस्टल जोन्स बना देते हैं, वैसे ही इसको एग्रीकल्चरल जोन बोल के डिक्लेयर कर देना चाहिए, और ये लैंड यूज किसी और में ना जाए, क्योंकि बहुत बड़ा इशू है, ये भी फ्यूचर है हमारा। लैंड किसी में चला जाएगा तो हमें उगाने के लिए जमीन नहीं बचेगा, तो अच्छे जमीनों को हमें प्रोटेक्ट करना है इंडस्ट्री से। इंडस्ट्री को ऐसे जमीन दिया जाए जहाँ पे इतना मतलब फर्टाइल, बैरन फील्ड दे सकते हैं, फर्टाइल रीजन्स को हम एग्रीकल्चर में ही छोड़ें, बिकॉज मुझे मिट्टी से इतना लगाव है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। अच्छा मिट्टी को और सुधार के और अच्छा करेंगे तो हमारा भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो भी बातें मैंने की हैं, और सबसे अच्छी बात अपर्णा जी, आपसे बात करके ये लगा कि लाइक वी वर ऑन सेम पेज, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर कवर कर रही हूँ, मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी पूरे अर्बन बैकग्राउंड से हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि किस तरह के सीजन होते हैं, किस तरह की क्रॉपिंग होती है, लेकिन बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आपसे मिली कि आपको कुछ नहीं पता था, आपको बहुत कुछ पता चल गया है, आपका इंटरव्यू हो रहा है सीखने के लिए। लेकिन एक बहुत अच्छी बात ये है, चलते चलते जो ये बहुत अच्छी बात पता लगी है, इसी से मैं सम अप करूंगी इसे, कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो एग्रीकल्चर लैंड ही रहना चाहिए, उस पर डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। किसानों को भी ये समझना चाहिए कि वो पैसों के लिए अपनी जमीन ना बेच दें, उनका भी, पर उसके लिए उनको भी सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट सरकार कर सकती है, और एज ए कम्युनिटी हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इस पॉडकास्ट में अगर कोई एक ऐसे सवाल रह गए हों जो मैं ना पूछ पाई हूँ, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे लगता है अपर्णा जी उसका जवाब देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ खेती नहीं है और ये पूरा सेटअप डेवलप करना नहीं है, अवेयर करना भी है लोगों को, जितना वो सीख पाए हैं। और अन्य क्षेत्र के अगले पॉडकास्ट में फिर ऐसी ही हस्ती के साथ होगी मुलाकात। आप देखते रहिए किसान तक।